अब जब हम लोग बात करते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है तो उसका क्या मतलब होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं जिसको हम लोग अर्थ का एटमॉस्फेयर बोलते हैं। समझ गए आप। अर्थ के, जैसे सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, इस पे ये जो आपको सारी लेयर्स ऑफ गैसेस दिख रही हैं ये पूरा का पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो ये होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इस लेयर ऑफ गैसेस को एयर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लेनेट अर्थ को सराउंड करके रखता है, मतलब ये एक तरीके से अर्थ का ब्लैंकेट है। एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ब्लैंकेट। और एक ये लेयर ऑफ गैसेस होती हैं, ये आप देख रहे हो जैसे लेयर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अभी इसे हम लोग थोड़ी देर में जूम करके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं। एटमॉस्फेयर कोई एक लेयर नहीं होती। काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि अर्थ के सबसे ऊपर वाली जो लेयर रहती है वो एटमॉस्फेयर होती है। एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर्स में, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है। कॉमन लैंग्वेज में तो वैसे हम इसको एयर भी कह देते हैं। हमारे प्लैनेट अर्थ को ये घेर कर रखती है, मतलब ये ब्लैंकेट की तरह काम करती है प्लैनेट अर्थ के लिए। अब सवाल ये उठता है, इतने सालों से अगर एटमॉस्फेयर अर्थ पर है तो वो बनी क्यों हुई है, उड़ क्यों नहीं गई, मतलब वो छूमंतर क्यों नहीं हो गई। उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि एटमॉस्फेयर को अर्थ की ग्रेविटी होल्ड कर कर रखती है, और ग्रेविटी का काम होता है अर्थ की तरफ किसी भी चीज़ को पुल कर कर रखना, मतलब अपनी तरफ खींचना। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर आपको ये अर्थ दिख रहा है, तो ये सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को अर्थ अपनी तरफ होल्ड कर कर रखता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ पर है। तो ये सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ की तरफ खिंचती रहती हैं, और इसलिए एटमॉस्फेयर आज तक कभी अर्थ के सरफेस से गायब नहीं हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर सिर्फ एक लेयर नहीं होती है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं। तो अब हम लोग इस डायग्राम को जूम कर कर देखते हैं और समझते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या होती हैं। तो अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखो, ये है हमारा प्लैनेट अर्थ और ये प्लैनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर सिर्फ एक लेयर की बात नहीं होती है, ये जितनी लेयर्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स हैं, मतलब ये आप इनको एटमॉस्फेयर के सब स्टेजेस कह सकते हो। तो अगर अर्थ से हम लोग शुरू करें, हम लोग अर्थ के सरफेस से ऐसे ही तो ऊपर जाएंगे ना, इस डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे, है ना, ऊपर से नीचे तो नहीं आएंगे हम लोग अर्थ का अगर ये सरफेस अगर जो आपको दिख रहा है इधर से ही तो स्काई की तरफ हम लोग ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहली लेयर इसके बेसिस पे बन जाती है ट्रोपोस्फियर, नंबर 1 लेयर, स्ट्रेटोस्फियर नंबर 2, मेसोस्फियर नंबर 3, थर्मोस्फियर नंबर 4 एंड एक्सोस्फियर 5th लेयर। ठीक है, तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। ये अर्थ के सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर तक रहती है। फिर 12 to 50 किलोमीटर जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर। 50 to 80 किलोमीटर जो लेयर होती है वो होती है मेसोस्फियर। 80 to 700 किलोमीटर जो लेयर होती है वो होती है थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि वाइड लेयर होती है। और 700 किलोमीटर के बाद जो भी कुछ लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फियर। तो इस तरीके से नीचे से जब हम ऊपर बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में तो उसके बेसिस पे लेयर्स बनती जाती हैं। ट्रोपोस्फियर 1, स्ट्रेटोस्फियर 2, मेसोस्फियर 3, थर्मोस्फियर 4 एंड एक्सोस्फियर 5th लेयर। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। इस तरीके से हमने देखा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है और उसका रोल क्या होता है हमारे अर्थ पर। ठीक है, तो सिमिलरली चीज़ जो हमने डिस्कस करी वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक थिन लेयर ऑफ एयर होती है एटमॉस्फेयर, जो अर्थ को सराउंड करके रखती है। ये अर्थ का एक ब्लैंकेट होती है। हमने ये भी देखा कि एटमॉस्फेयर अर्थ से जुड़ा कैसे रहता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही, अगर जैसे सपोज करो अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एटमॉस्फेयर अर्थ के पास रहता है, वो इसलिए नहीं उड़ता। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्योंकि एटमॉस्फेयर अर्थ का एक ब्लैंकेट है तो वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है हार्मफुल रेस से और तपती हुई गर्मी से सन की। ठीक है, मतलब सन में जो इतनी गर्मी होती है, स्कॉचिंग हीट होती है और हार्मफुल रेज होती हैं जो सन से आती हैं, उससे हमें एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो हमें बचा कर रखती है।
और हमने ये भी देखा कि एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ह्यूज लेयर होती है एटमॉस्फेयर। उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो इन सारी लेयर्स की वजह से नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर के पार्टिकल्स और लेयर्स भी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से ओवरऑल वेदर पैटर्न और क्लाइमेट पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट और वेदर तीनों आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, ऑल थ्री आर लिंक्ड। अब इस लिंक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक बारी आप वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस समझ जाओ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी चेंजेस अगर एटमॉस्फेयर पे अगर हमें देखने को मिलेंगे तो उसकी वजह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वेदर भी इम्पैक्ट होगा और अर्थ का क्लाइमेट भी इम्पैक्ट होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर होता क्या है, यहाँ पर देखो आप स्क्रीन पर, वेदर एटमॉस्फेयर की एक स्टेट को, एक कंडीशन को दर्शाता है। मतलब वेदर हमें एटमॉस्फेयर की स्टेट के बारे में बताता है कि जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो अभी क्या है। अब ये कंडीशन कैसे हो सकती है, ये एक पर्टिकुलर डे की हो सकती है, ये एक जो कंडीशन हो सकती है एटमॉस्फेयर की वो पर्टिकुलर वीक की हो सकती है, या एक पर्टिकुलर मंथ की, या कुछ मंथ्स की बात हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, वेदर जो होता है वो एटमॉस्फेयर की स्टेट को दर्शाता है कि एक पर्टिकुलर दिन, एक पर्टिकुलर हफ्ता या फिर एक महीना, 2 महीना या कुछ महीनों तक उधर का जो मौसम है वो गर्म है या वहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, वो उधर का मौसम गीला ज़्यादा रहता है या फिर ड्राई रहता है, मतलब बारिश होती है या फिर सूखा पड़ा रहता है, जो हवाएं हैं वो तूफ़ानी हैं या फिर शांत रहता है वहाँ का वातावरण, और जो स्काई है वो वहाँ पर क्लियर रहता है या फिर हर टाइम पे बादल बने रहते हैं, क्लाउडी रहता है। तो अगर आप इसको देखो तो मैंने बोला आपसे कि वेदर एक स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। अब ये जो स्टेट है ना एटमॉस्फेयर की, मतलब जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, जो आपने देखा कि सर्दी, गर्मी है, बरसात है, तूफ़ान है, क्लाउडी है, अगर इनमें से कोई भी इवेंट है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन की यहाँ पर बात होती है। जब हम लोग वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं तो वेदर हमें ये दिखाता है, यहाँ पर देखो आप, डे टू डे टेम्परेचर कैसा है। अब ये डे टू डे जो टेम्परेचर ये दिन के हिसाब से भी मेजर हो सकता है, वीक के हिसाब से भी, मंथ के हिसाब से भी, लेकिन वेदर जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन का एक इवेंट होता है, तो ये यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात नहीं चलती है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर किसी जगह का वेदर जो डे टू डे टेम्परेचर होता है वही अगर हम लोग लॉन्ग टर्म एवरेज पे अगर मेजर करें तो वो बन जाता है क्लाइमेट, ठीक है। किसी भी जगह का वेदर, और वेदर का मतलब क्या होता है, डे टू डे टेम्परेचर, अगर वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर उसका एवरेज निकाला जाए कि इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत टाइम तक गर्मी रहती है, बरसात वाला मौसम रहता है, सर्दी रहती है, तूफ़ानी रहता है यहाँ का मौसम, तो उसके हिसाब से अगर आप उस रीजन का लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में अगर उसका एवरेज निकालो वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, तो आपको वेदर का नेक्स्ट लेवल जाकर मिलेगा क्लाइमेट, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एवरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब आप लंबे समय तक एक पर्टिकुलर रीजन के वेदर को जब आप स्टडी करते हो तो सेम वेदर फिनोमेना को जब नेक्स्ट लेवल पे जाके हम लोग स्टडी करते हैं लॉन्ग टाइम निकाल के, तो वो बन जाता है क्लाइमेट, ठीक है। तो आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको भी पता होगा, और ज़्यादा थोड़ी अगर मैं आपको क्लैरिटी दूँ अगर वेदर और क्लाइमेट के बारे में, तो आप सबको पता होगा कि हम लोग न्यूज़ जब देखते हैं तो वेदर रिपोर्ट्स आती हैं। अब वेदर रिपोर्ट क्या होती है, अगर उसी टेक्स्ट को समझते हुए अगर हम लोग रीजन जो है था, जो डिस्कस करा हुआ था कि एक रीजन के वेदर को लॉन्ग टर्म एवरेज में अगर निकालो तो वो उस रीजन का क्लाइमेट कहलाता है।
अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लें दिल्ली का, तो अगर आप सर्च मारो कि दिल्ली का वेदर कैसा है, तो वो आपको देखो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में बताता है कि संडे को जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया वो 32 डिग्री गया, मिनिमम गया 19 डिग्री, मंडे को इतना जाएगा, ट्यूसडे को इतना जाएगा, सेम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है पर्टिकुलर डे का, पर्टिकुलर डे टू डे जो दिल्ली का वेदर है उसको दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा गर्म मौसम रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। अब यही अगर इवेंट अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन से मेरा क्या मतलब है, कुछ मंथ्स तक अगर यही सेम वेदर फिनोमेना अगर कंटिन्यू रहे दिल्ली का, तो दिल्ली का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट निकल कर आएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कि दिल्ली का एवरेज क्लाइमेटिक दिल्ली की एवरेज वेदर कंडीशंस जो लॉन्ग टर्म में मेजर करी गई हैं वो है दिल्ली का क्लाइमेट। ठीक है, तो आप समझ गए। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारा दिल्ली का वेदर है जो डे टू डे मेजर करा जा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा। लेकिन जब यही लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर मेजर करा जाता है किसी एक रीजन का वेदर, तो वो उस रीजन का क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने दिल्ली का वेदर देखा था, ऐसे अगर हम लोग दिल्ली के क्लाइमेट के बारे में सर्च करें तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकल कर आता है कि यहाँ पर जून से अगस्त के महीने में मौसम काफ़ी गर्म रहता है। उसी बीच जून से लेकर सितंबर के मंथ में यहाँ पर मानसून सीज़न रहता है और दिसंबर से फरवरी तक दिल्ली में सर्दियाँ चलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो ये तो निकल कर आया लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन। जब हम देखते हैं तो एक दिल्ली का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट बना। कैसा क्लाइमेट बना कि जून से अगस्त तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। मॉनसून सीज़न दिल्ली में आता है जुलाई से सितंबर के बीच में और विंटर सीज़न यहाँ पर आता है दिसंबर से फरवरी के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया दिल्ली का क्लाइमेट। ठीक है, अब अगर हम लोगों को क्लाइमेट के बारे में दिल्ली के जानना है तो हम लोग इतना कह सकते हैं, अगर आप इसके बारे में सर्च करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर समर्स और विंटर्स में हाई वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, दिल्ली के लॉन्ग टर्म वेदर इवेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई वेरिएशंस होते हैं यहाँ की गर्मियों में और यहाँ की सर्दियों में। इसका मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ती है उतनी ही ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मौसम है वो एक्सट्रीम में रहता है दोनों सीजन्स में, समर सीज़न में और विंटर सीज़न में। तो अब आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे कि ये कुछ मंथ्स की बात चल रही है कि जून से अगस्त तक यहाँ पर समर रहेगी, जून से सितंबर तक यहाँ पर मानसून सीज़न रहेगा, दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पर सर्दियाँ रहेंगी। तो ये हो गया कुछ मंथ्स की बात। और मंथ्स की बात अगर यहाँ पर करी जा रही है तो याद करो कि क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या होती है, लॉन्ग टर्म एवरेज जब हम निकालें एक पर्टिकुलर रीजन के वेदर फिनोमेना का, मतलब डे टू डे बेसिस पे एक रीजन का जो टेम्परेचर रहता है उसे हम लोग वेदर कहते हैं। लेकिन सेम वेदर इवेंट्स को अगर हम लोग कुछ मंथ्स के बेसिस पे डिस्कस करें तो वो उस रीजन का क्लाइमेट कहलाता है। तो दिल्ली का क्लाइमेट क्या हुआ अगर कोई आपसे पूछे तो, दिल्ली का क्लाइमेट में हाई वेरिएशन देखने को मिलती है समर सीज़न में और विंटर सीज़न में। मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ती है उतनी ही ज़्यादा ठंड भी यहाँ पर पड़ती है। और एग्जैक्ट जोग्राफिकल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो जोग्राफर्स दिल्ली के रीजन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दिल्ली रीजन का जो क्लाइमेट है उसको जोग्राफर डिफाइन करते हैं कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो ओवरलैप करता है मॉनसून इन्फ्लुएंस्ड सब ह्यूमड ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बीच में और सेमी एरिड क्लाइमेट के बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ टर्मिनोलॉजीज, लेकिन बेसिक जानने के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, जब हम कुछ मंथ्स का एवरेज लेकर कुछ मंथ्स का वेदर का एवरेज लेकर एक पर्टिकुलर रीजन के वेदर फिनोमेना को स्टडी करें तो फिर वो जब मंथ्स की स्टडी या उससे ज़्यादा स्टडी जब वो हो जाती है कुछ ईयर्स की, तो वो वेदर ना कहलाकर वो सेम चीज़ क्लाइमेट कहलाती है। तो क्लाइमेट, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ
क्लाइमेट एक पर्टिकुलर रीजन के वेदर फिनोमेना का लॉन्ग टर्म एवरेज होता है, जिसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लाइमेट और वेदर के बीच में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आई होप सारी अंडरस्टैंडिंग मिल। हमने एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट के बारे में, तीनों के बारे में कंसेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, जान लिया है कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अब एक बारी लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि हाउ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट ऑल थ्री आर लिंक्ड विद ईच अदर। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जो एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ वो एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा, लेकिन ओवरऑल पिक्चर आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज़ में कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कि जैसी फ़ोटो आपको इस आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ इस तरीके का पॉल्यूशन रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर में। अब ये जो पॉल्यूशन होता है, जो ये रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर धुएं की फॉर्म में, स्मोक की फॉर्म में जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और एक एग्जांपल लेते हुए हम लोग पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है या लिंक क्या होता है। अब सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस पार्टिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं। उनमें से एक ग्रीन हाउस गैस पार्टिकल हम लोग ले लेते हैं अपने एग्जाम्पल को समझने के लिए, कार्बन। ठीक है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल में ये लेकर चलेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, इस इमेज में कार्बन रिलीज़ हो रहा है ह्यूज अमाउंट में। अब ये सिर्फ एक कंट्री की बात तो होती नहीं है, एक रीजन की बात तो होती नहीं है, एक स्टेट की बात तो होती नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इंडस्ट्रीज एमिट दिस काइंड ऑफ पॉल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी डे। ठीक है, हर रोज़ इतने अमाउंट में कार्बन जैसा एक ग्रीन हाउस गैस एलिमेंट डेली मिलियंस एंड लैक्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलीज़ करती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से ये रिलीज़ होता है। जब इस तरीके के कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ होते रहते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? ऑब्वियस सी बात है, वो एटमॉस्फेयर में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। और हमने अपनी डिस्कशन से ये समझा था कि एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स ऐसे होती हैं, जैसे सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर। तो ये कुछ एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं जिसमें ये पॉल्यूशन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये ऐसे ऐसे वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है। और सबसे पहले ये जो कलेक्ट होता है वो अर्थ की इनिशियल एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ये वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया एटमॉस्फेयर में किस तरीके से ऐसे ये जो ग्रीन हाउस गैस पार्टिकल्स होते हैं जैसे कार्बन, वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर एक बारी हम लोग इसको देखने की कोशिश करें, ये सपोज करो अर्थ है, ये उसके एटमॉस्फेयर की लेयर है, और यहाँ से पॉल्यूशंस एमिट होने के बाद, जैसे इंडस्ट्रीज एमिट कर रही है पॉल्यूशन, तो इस ऐसे कुछ कार्बन पार्टिकल्स, इन इंडस्ट्रीज के कार्बन पार्टिकल्स इस एटमॉस्फेयर की लेयर में जमा हो जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, ग्रीन हाउस गैसेस की एक खास बात ये होती है कि दे आर हीट ट्रैपिंग पार्टिकल्स। मतलब वो अर्थ से होना तो ये चाहिए ना कि अगर पोल्यूशन अगर यहाँ से एमिट हो भी रहा है, इंडस्ट्री से निकल जा रहा है वो, तो क्या फ़र्क पड़ता है एटमॉस्फेयर की लेयर को वो लोग जो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसमें से अपनी स्पेस बनाएं और यहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जैसे ये पॉल्यूशन है ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा होता रहता है, तो एक्चुअली पॉल्यूशन इकट्ठा नहीं हो रहा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस पार्टिकल्स लाइक कार्बन ये इकट्ठे हो रहे होते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस पार्टिकल्स की मैंने आपको बताई खास बात होती है, दे आर हीट ट्रैपिंग पार्टिकल्स। यहाँ पर क्या होता है, ये पार्टिकल्स ना गर्मी को जो इन इंडस्ट्रीज़ के पॉल्यूटेंट से जो हीट होती है इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब कलेक्ट कर लेते हैं ये, अब जैसे सपोज करो ये पूरा का पूरा अर्थ है और यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर के लेयर में ये सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि डेली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे ग्रीन हाउस गैसेस पार्टिकल्स लाइक कार्बन तो हम सिर्फ एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, कितने सारे पार्टिकल्स रिलीज़ होते होंगे, हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स रिलीज़ होते होंगे। अब वो सारे के सारे पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर पे अपना कब्जा कर लेते हैं तो वो हीट को ट्रैप भी करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, हीट को एस्केप नहीं होने देते हैं। अब क्योंकि हीट इसी रीजन में जमा होकर रह जाती है, कलेक्ट होकर रह जाती है, तो अर्थ आप एक खुद बताओ, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओ, जब हीट यहाँ से एस्केप होनी चाहिए बाहर, है ना, आउटर स्पेस में जानी चाहिए, लेकिन वो एस्केप हो ही नहीं पा रही है, तो वो इसी रीजन में जमकर रह जाती है, और इसकी वजह से जो अर्थ होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट कर देता है। और इसी को हम लोग बचपन से एक कंसेप्ट के तौर पे पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ग्लोबल वार्मिंग, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब आप चीज़ों को कनेक्ट करो, अगर एटमॉस्फेयर अगर हीटेड अप हो गया है जिसकी वजह से अर्थ ओवरऑल गर्म हो रहा है, तो उसके वेदर और क्लाइमेट पैटर्न भी इन्फ्लुएंस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। एटमॉस्फेयर की वजह से ओवरऑल अर्थ गर्म हो गया, ठीक है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि रेनफॉल अपने टाइम पर होगी, या फिर जो वेदर पैटर्न्स होंगे वो गर्म नहीं होंगे? क्या उसकी वजह से अर्थ ठंडा रह सकता है? एक वेदर कूल रह सकता है किसी रीजन में? नहीं, धीरे धीरे कर जो गर्मी है अर्थ की वो बढ़ रही है, और उसी गर्मी की वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स इवेंट्स भी आते हैं, जैसे हीट वेव्स, ड्रॉट्स, कई जगह पर सूखा पड़ जाता है। अब अर्थ गर्म हो रहा है तो जो रिवर्स लेक्स होती हैं वो बहुत जल्दी ड्राई अप होना स्टार्ट कर देती हैं, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है उनका पानी, तो उसकी वजह से कई सारे रीजन्स में क्या हो रहा है कि ड्रॉट्स, सूखा पड़ जा रहा है। ग्राउंड वाटर जो होता है, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो बहुत जल्दी यूज़ हो जा रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसकी वजह से वेदर और जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल एक और दिखाता हूँ मैं आपको, और ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो जाएगी आपको। एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा। अब इसी तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अगर ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में पहुँचाते जा रही हैं, अब यहाँ पर ये पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे हो गए। अब क्लाउड्स जो क्लाउड से जो बारिश होगी, अब यहाँ से जब वो पानी आएगा नीचे, तो इन पॉल्यूटेंट्स जो पार्टिकल्स थे, ग्रीन हाउस गैस पार्टिकल जैसे कार्बन, इनसे पास होकर आएगा वो पानी, क्लाउड्स का पानी। तो अब वो, क्योंकि वो फ्रेश वाटर जो क्लाउड्स में स्टोर होता है वो इसमें इकट्ठा, इससे पास होकर आता है, तो वो वाटर भी डर्टी बन जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ या फिर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। पहले के ज़माने में देखो, लोग बारिश का पानी स्टोर करते थे और वो पीने के लिए भी यूज़ होता था, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा साफ़ होता था। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो इमिट होता है वेरियस इंडस्ट्रीज से, वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से, तो उसकी वजह से अब जो बारिश होती है वो एक तरीके से एसिड वाली बारिश होती है, और उसी एसिड वाली बारिश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन का इम्पैक्ट क्या होता है? एसिड रेन अगर कहीं पर भी गिरती है तो वो हमेशा डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आती है। ताजमहल और एसिड रेन का लिंक आप जानते होंगे, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। तो एक बारी अगर मैं आपको बताऊं, जब एसिड रेन होती है तो इतने सालों में हुआ क्या, ताजमहल जैसे जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं जो वाइट मार्बल के बने हुए थे, अब वो येलो होने लगे हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो, इस इमेज में ये बिफोर इमेज है, ये आफ्टर इमेज है, मतलब ये अभी प्रेजेंट इमेज है। ऐसा था ओरिजिनल ताजमहल, ठीक है, लेकिन एसिड रेन होते होते अब वो येलोइश होने लगा है, उसका कलर येलोइश होने लगा है। तो ये होता है एसिड रेन की वजह से डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट। ये तो सिर्फ एक इम्पैक्ट है, अब सोचो ज़रा ओवरऑल कितना इम्पैक्ट होता है। तो अब आपको पता लग गया कि एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट किस तरीके से लिंक्ड हैं। अगर एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है, वहाँ पर पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, जैसे हमने कार्बन के एग्जांपल से उसको समझा, तो उसकी वजह से ओवरऑल रेनफॉल पैटर्न, क्लाइमेट पैटर्न, वेदर पैटर्न कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब वो पॉल्यूटेंट्स हमने देखा एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हैं, तो जब वो बारिश जहाँ से उन बादलों से पास होगी तो ऑब्वियसली बात है वो उस पॉल्यूटेंट्स को क्रॉस कर आएगी। अब वो अपने साथ जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस पार्टिकल्स लाइक कार्बन, उसके थ्रू जब वो बारिश पास होकर निकलेगी तो वो भी जहरीली बन जाएगी, और वो जहरीली बारिश अर्थ पे जो प्लांट लाइफ हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हों, उनके लिए अच्छी नहीं होती। वो हमेशा हर जगह पर डिज़ास्टर्स इम्पैक्ट लेकर आती है ऐसी बारिश, एसिड रेन। और एसिड रेन का एग्जांपल समझते हुए हमने ताजमहल से रिलेट करा उसको, कि पहले ताजमहल कितना वाइट था, लेकिन बहुत सारे सालों में क्योंकि एसिड रेन इतनी ज़्यादा गिरी है तो ताजमहल का जो ओरिजिनल कलर है वो फेड अप होकर येलोइश होने लगा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने ये देखा कि एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेस आएंगे तो वेदर और क्लाइमेट किस तरीके से चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब एटमॉस्फेयर को डिस्कस करने के बाद हमारा थर्ड डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट भी कवर हो गया है, ठीक है। फर्स्ट हमने करा था लिथोस्फीयर,
सेकंड हमने करा था हेड्रोस्फीयर, और थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया एटमॉस्फेयर। अब जब सिंपली बायोस्फीयर को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आप इन तीनों को ऐड कर दो, जो नेट रिजल्ट आपको मिलेगा वही है बायोस्फीयर। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, क्योंकि बायोस्फीयर में ये तीनों एनवायरनमेंट के जो जोन्स होते हैं, डोमेन्स होते हैं, ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर तो आपको आराम से समझ में आ ही जाएगा। ये देखो, बायोस्फीयर किससे बना होता है? बायोस्फीयर बना होता है प्लांट लाइफ से, एनिमल लाइफ से, या फिर किसी भी अगर लिविंग वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो अगर जब हम लोग बात करते हैं कि लिविंग बींग्स जो होते हैं जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, वो कहाँ पर कौन से डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होता है बायोस्फीयर। तो ये देखो यहीं लिखा हुआ है, बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन होता है अर्थ का या फिर एनवायरनमेंट का जहाँ पे लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर और एयर यानी एटमॉस्फेयर, तीनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ऐसी हैबिटेबल कंडीशंस बनाते हैं आपस में इंटरेक्ट करके जो किसी भी लाइफ को सपोर्ट करे। और लाइफ से यहाँ पर मतलब क्या है? प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। चारों डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट को, चारों डोमेन्स जो हैं अर्थ के, उसको हमने हद से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा। अब ऐसी कॉन्सेप्ट्स को जो छोटे क्लास की जो एनसीईआरटीज़ होती हैं, अगर आप उसको रिवाइज कर लो तो एडवांस लेवल की जो बुक्स होती है ना, शंकर आईएएस, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। फिर बहुत सारी चीज़ें 80% ऐसी बुक्स कवर हो जाती हैं, फिर आपको सर्च नहीं मारना पड़ता है, कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है, चीज़ें टफ नहीं लगती हैं। और लाइफ टाइम के लिए ऐसे कंसेप्ट्स अगर बिल्ड हो जाते हैं तो करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके पढ़ना वो ज़्यादा ईजी होता है।